कैसे हो मेरे बच्चों, ठीक हो। आज हम आपको नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज पढ़ाने वाले हैं 2020 में। ये आपका अभी जस्ट लागू हुआ है और ये बिल ये कैबिनेट को मंजूरी मिली है। लेकिन इस बिल पर अभी लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर विधेयक के तौर पर, फिर जब राष्ट्रपति उस पर मुहर मार देंगे तब उसके बाद से यह लागू पूर्ण रूप से हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं नई शिक्षा नीति। पढ़ाने से पहले सोच रहे हैं कि एक कहानी सुना दें, फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, और कहानी सुना दें तुम लोग को। कहते हैं ना कि क्या कहा जाता है, हार गए तो क्या होगा और जीत गए तो क्या होगा। अभी 4-5 महीने हो गए तुम लोग को, और अब कुछ दिन और। क्या हुआ, एक बार एक स्टैंड अप कॉमेडियन था। वो दिन भर बोलता रहता था। जब भी कहीं भी दिन भर में 4-5-7 सीरियलों में काम करना, स्टैंड अप कॉमेडियन हर जगह काम करता रहता था, दिन भर बोलता रहता था। तो इसी तरह वो काम कर रहा था, तब तक कुछ लोग इंटरव्यू लेने आए, तो उसकी भी इंटरव्यू लिए। तो उनसे पूछे आपकी इच्छा क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ अलग कर सकते हैं। तो उसने कहा हाँ, हमको लगता है कि 1 मिनट में हम 1000 वर्ड बोल सकते हैं, 1000 शब्द बोल सकते हैं। अब उसने तो कह दिया। अगले दिन पेपर में आया, फिर गिनीज बुक वाले पेपर में दिए कि हाँ, ये कोई 1 मिनट में अगर 1000 शब्द बोलता है तो आकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराए। इस तरह हल्ला होने लगा। अब वो तो इंटरव्यू में कह दिया था उसी तरह। जब इसको मालूम चला, पूरे समाज में जानकारी हुई कि इसने चैलेंज दिया है कि क्या कहता है 1 मिनट में 1000 शब्द बोल सकता है। अब ये घबरा गया। घबराने के बाद एकदम चिंतित हो गया, इतना घबरा गया। तो इसके एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि क्यों घबरा रहे हो, कह दिए तो जाओ अपना 1 मिनट में 1000 शब्द बोलने हैं। अरे नहीं बोलोगे तो क्या हो गया, हार गए तो क्या हो गया, हार गए। लेकिन सोचो अगर जीत गए तो क्या। अगर 1 मिनट में तुमने 1000 शब्द बोल दिया और तुम जीत गए तो फिर सोचो क्या होगा। आज जो तुम दिन भर मेहनत कर रहे हो, दिन भर खट रहे हो, वो चीजें तुम्हारी छूट जाएगी। तुम गिनीज बुक में तुम्हारे नाम दर्ज हो जाएंगे। तुम इस शहर नहीं, इस देश में प्रचलित हो जाओगे। ऐसा हुआ ही, उसने हिम्मत नहीं आ रहा और 1 मिनट में 1000 शब्द बोला और गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हुआ। तो वही चीजें हैं, 4-5 महीने हो गए पढ़ते हुए तुम लोग को इसी तरह, और 1-2 महीने में सब सही हो जाएंगे। तो कहा जाता है ना, अब जब 1-2 महीने में सब सही होंगे, फिर जब तुम स्टार्ट करोगे तो पीछे के जो 5-6 महीने हमारे गए, वो तो लोग सोच रहे हैं अभी क्या होगा, लेकिन सोचो अभी 1-2 महीने बाद क्या होगा। 1-2 महीने बाद तुम्हारे एग्जाम आएंगे, तुम्हें कंपटीशन को बीट करना पड़ेगा, सबके सामने आएंगे। तो तैयारी करो, हार गए तो क्या होगा, नहीं जीत गए तो क्या होगा। ठीक है, चलो पढ़ाते हैं नई शिक्षा नीति। ध्यान दीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब इसका नाम चेंज हो गया है और इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा मंत्रालय। तो सबसे बड़ा बदलाव तुम्हारा यही हो गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज होकर अब क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक, नई शिक्षा नीति जो 2020 में अब लागू हुई है, कैबिनेट को जो मंजूरी मिली है, इसको तैयार किया था डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा। यह तैयार हुआ था। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि नई शिक्षा नीति किस कमेटी द्वारा तैयार होता है, किसके द्वारा। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा तैयार हुआ था, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, एनईपी को कैबिनेट की मंजूरी, यानी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020। ठीक है, अब ये कैबिनेट से मंजूरी मिली है, फिर यह लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, अध्यादेश बनेगा, फिर वो राष्ट्रपति इस पर मोहर मारेंगे, तब यह पूर्ण रूप से लागू होगी। ठीक है, और जब यह लागू हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी मिली, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय मंत्री कौन थे हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक। तो क्वेश्चन तुम्हारे यही तैयार होते हैं कि नई शिक्षा नीति का किस कमेटी द्वारा तैयार हुआ। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी द्वारा तैयार हुआ। इसको कैबिनेट से कब मंजूरी मिली, 29 जुलाई 2020 को मिली। और उस समय शिक्षा मंत्री हमारे या मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री कौन थे, रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसकी जानकारी बहुत अच्छे से तुम लोग को होनी भी चाहिए। और कहा जाता है कि अब हम लोग तो एजुकेशन से बहुत आगे चले गए। ग्रेजुएशन हम लोग बहुत पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, सब कुछ कर लिए। हम लोग की पढ़ाई कैसी थी और अब की पढ़ाई कैसी है। बहुत भाग्यशाली बच्चा होगा जो इस शिक्षा नीति से अब पढ़ेगा। ठीक है, आओ समझाते हैं। शिक्षा मंत्रालय में बदलाव, देखो इसमें बड़ा कंफ्यूजन है, तो जान जाओ। 1968 में हुआ था, 1986 में हुआ था, फिर कई जगह 1992 में भी बताया जाता है।
और फिर 2020 बताया जाता है। तो सुनना, 1968 के बाद 1986 में, 1986 के बाद फिर 2020 में। जो 1992 में हुआ था वो पूर्ण रूप से नहीं था, वो थोड़ा बहुत बदलाव था तो उसको माना नहीं जाता, ठीक है। तो 1968 के बाद 1986 में बदलाव हुआ शिक्षा मंत्रालय में, और 1986 के बाद शिक्षा में सीधे बदलाव हुआ 2020 में, यानी 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई। पुरानी शिक्षा तो समाप्त करके 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई, यानी 34 साल से एक ही पैटर्न लागू चल रहा था। और ये कब से लागू होगी? 2021-22 के एकेडमिक सेक्शन से, 2021-22 से जो नया सत्र चालू होगा तब तक इसको मंजूरी मिल जाएगी, तब से ये लागू होगा, ठीक है। देखो, पहले जीडीपी पे खर्च होता था शिक्षा पर। हमारे देश का जो अभी जीडीपी किस दिन पढ़ाएंगे, जीडीपी पूरे देश का जो जीडीपी मान लो 100% 100 रुपया जो हमारे देश का है, उसमें खर्च कितना होता था? 4.43% शिक्षा पे खर्च होता था। अब जीडीपी का शिक्षा पर खर्च कितना होगा? 6% खर्च होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले जो हमारे यहाँ पाठ्यक्रम होता था बेटा, वो 10+2 पाठ्यक्रम के तो हिसाब से होता था। हम लोग कहते थे, कहा था पहले तो 10+2। और देखो 10+2 का सिस्टम क्या होता था कि LKG UKG, फिर एक कक्षा 1 से 5 तक, फिर 5 से 8, फिर 8 के बाद से 9 10th हो जाता था, 10th बोर्ड हो जाता था, फिर फर्स्ट ईयर, फिर इंटर होता था। अब क्या है, और ये सब क्या होता था, ये राज्य सरकार के अंतर्गत होती है, क्योंकि इंटर तक की पढ़ाई आदमी राज्य सरकार के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत जो भी विद्यालय होते हैं उसमें पढ़ाई करता है, ठीक है। तो 10+2 पाठ्यक्रम राज्य सरकार के अंतर्गत आता था। और प्रारंभ कब से होता था? 6 वर्ष से, यानी 6 वर्ष का बच्चा जब कंप्लीट हो जाता तब वो कक्षा 1 में जाता था, यानी 6 के बाद से वो 1 में जाता था, फिर दूसरा कहते 12 साल तक वो पढ़ता था, तो 18 साल में वो 10+2 पाठ्यक्रम को कंप्लीट करता था। अब ध्यान दीजिए, ये 6 वर्ष प्रारंभ क्यों कहा गया? क्योंकि आप लोग पढ़े ही हैं कि 0 से 6 वर्ष का एक बच्चों को शिशु कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब जो नया पाठ्यक्रम है वो किसको क्या कहेंगे? 5+3+3+4 के तहत पाठ्यक्रम, यानी पहले पाठ्यक्रम जो था 10+2 पाठ्यक्रम था, अब क्या है, उसको तोड़ दिया गया है, 5+3+3+4 के तहत पाठ्यक्रम बनाया गया, ठीक है। प्रारंभ इसका कब से प्रारंभ होगा? इसका 3 वर्ष से, यानी 3 वर्ष जब प्रारंभ हो जाएगा, 3 वर्ष जब बीत जाएगा तो बच्चा स्कूल जा सकता है। पहले क्या था, 6 वर्ष पे बच्चा स्कूल जाता था, अब क्या होगा, 3 वर्ष में बच्चा स्कूल जाएगा। लेकिन देखिए क्या है, ये जो 5+3+3+4 के तहत पाठ्यक्रम चालू किया गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया। 5 साल का जो एक पहला है वो फाउंडेशन स्टेज है, दूसरा जो 3 साल का है वो प्राथमिक स्टेज है, तीसरा जो 3 साल का है वो माध्यमिक स्टेज है, और चौथा जो 4 साल का है वो सेकेंडरी स्टेज है। तो 4 स्टेज में इसको बांटा गया, इसलिए इसको कहा गया 5+3+3+4 के तहत पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम 5 वाला बात करेंगे, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें नर्सरी, केजी और अपर केजी, नर्सरी, केजी और अपर केजी, ये तीनों प्री स्कूलिंग शिक्षा के अंतर्गत आएंगे। प्री स्कूलिंग शिक्षा यानी ये जो 3 वर्ष, प्रारंभ के 3 वर्ष, जब 3 वर्ष का होगा तो स्कूल जाएगा, और उसके बाद वो 3 वर्ष जो है, जैसे जब यहाँ से लड़का 6 वर्ष का होता था तो सीधे कक्षा 1 में जाता था, लेकिन यहाँ से 3 वर्ष के बाद जो 3 वर्ष होते हैं, और ये 3 वर्ष जो लड़का पढ़ेगा उसमें 1 वर्ष नर्सरी, 1 वर्ष केजी और 1 वर्ष अपर केजी, ये 3 साल पढ़ेगा, तब वो 6 साल का होगा। उसके बाद से वो पहली कक्षा, फिर ये दूसरी कक्षा, इसीलिए बोला 3 से 8 साल, ठीक है। तो 3 के बाद से चौथा नर्सरी में, 5वां साल केजी में, 6वां साल अपर केजी में, और 7वां साल का होगा तो कक्षा 1 में जाएगा, 8वां साल होगा तो दूसरी कक्षा में जाएगा, ठीक है। ये जो नर्सरी, केजी, अपर केजी, प्री स्कूलिंग जो शिक्षा है, ये प्ले स्कूल, जैसे शहरों में तुम लोग देखते हो कि प्ले स्कूल होता है, जिसमें बच्चों को बैठना, उठना, खिलाना, बच्चों को क्या करता है, मानसिक रूप से विकसित करना, ये सब चीजें सिखाई जाती है। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया, फाउंडेशन स्टेज में जो 3 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चे होंगे, जिसमें नर्सरी, केजी, अपर केजी, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, 5 साल पढ़ाया जाएगा, ये प्री स्कूलिंग शिक्षा होगी। इसमें केवल खेल होगा, बच्चों को खिलाया जाएगा, बच्चों को हर तरह के प्ले स्कूल होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, यानी इसमें एग्जाम का कोई टेंशन ही नहीं होगा। कक्षा 1 और कक्षा 2 को पढ़ाया जाएगा, लेकिन एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं होगा। एक तरह से कर सकते हो खेल कूद और अन्य गतिविधि से होगी पढ़ाई, यानी खेल कूद करके पढ़ाई होगी। तो पहले क्या होता था, पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल से भागते थे, अब इतना इन लोग का, इतना अच्छा इन लोग का ये सिस्टम हो गया कि 3 साल के बाद जब लड़का स्कूल में जाएगा तो सारे बच्चे रहेंगे, तो वहाँ टीचर बच्चों को खिलाएगा, खेलेंगे बच्चे, सीखेंगे, जो चीज इच्छा है हर तरह से बच्चों की सारी चीज, सब चीज होंगी, और कोई एग्जाम का टेंशन नहीं होगा। कोई क्या कहते हैं, भारी स्कूल बैग से छुटकारा मिल जाएगा, कोई बैग की टेंशन नहीं रहेगी, कोई कॉपी किताब का कोई चिंता नहीं रहेगा। तो एक समझो कि बच्चे पूर्ण रूप से मानसिक रूप से विकसित हो जाएंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से विकसित हो जाएंगे पूर्ण रूप से, ठीक है। ये इनका बचपना जो अब है ना, वो बड़ा लाजवाब गुजरेगा, ठीक है। इसके बाद से दूसरा होता है वो प्राथमिक स्टेज होता है, जो भी 3 साल का होता है।
पहला तो 5 साल का होता है, दूसरा प्राथमिक स्टेज 3 साल का होता है। इसमें तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा चलेगी। 2 तक तो हो गया था, अब तीसरी, चौथी और पांचवी की कक्षा चलेगी। और इसमें 8 साल से 11 साल तक लड़के, यानी 8 साल जब ये पास करेगा तो 8 साल के बाद सीधे 11 साल तक इसमें 3 साल पढ़ेगा। और इस यहाँ से, क्योंकि अब यहाँ से बच्चों की नींव प्रारंभ होती है, अब जैसे मकान में नींव मजबूत होना चाहिए, उसी तरह बच्चों का नींव यहीं से प्रारंभ होगा। तो इसी में सबसे पहले कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, ये सब विषय इसमें अब आएंगे और सब बच्चे यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कहा जा सकता है तीसरी, चौथी पर तीसरी कक्षा से ही बच्चे विज्ञान, कला, गणित, सामाजिक विज्ञान पढ़ना प्रारंभ करेंगे। नींव यहाँ से इनकी मजबूत की जाएगी। और बहुत अच्छा चीज इसमें जो हुआ है बेटा, वो ये हुआ है राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये प्ले स्कूल जो है, नो एग्जाम, इसमें तो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। ये कक्षा 1 और कक्षा 2 को वो भी खेल के दौरान पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एग्जाम तो प्रारंभ हो जाएंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पर जो क्लास होंगे, यानी यहाँ से जो पढ़ाई होगी, या तो राष्ट्रीय भाषा में होगी या तो क्षेत्रीय भाषा में होगी। राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। तो हमारे भारत में जितने भी हिंदी राज्य, 14-15 जितने भी हिंदी राज्य हैं, वहाँ पे तो वहाँ के भी हिंदी पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे मान लो गुजरात, तो गुजरात की क्षेत्रीय भाषा गुजराती है, तो वहां पर आप क्षेत्रीय भाषा में तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास तक पढ़ सकते हैं। या अगर आप उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ की उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और देश की भी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो आप हिंदी में 3, 4, 5 पांचवी कक्षा तक आप पढ़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो अंग्रेजी का वो जो वर्णन था, अंग्रेजी जो प्रेशर था, वो खत्म हो गया। इसको तुम कह सकते हो, इसके बारे में 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अब मातृभाषा जो हमारी हिंदी है वो मातृभाषा में होगी या क्षेत्रीय भाषा में होगी। अगर जैसे मान लीजिए केरला है, केरला, या मान लीजिए आप अपने आसपास जाते हैं, आंध्रा जाते हैं, केरला, तो महाराष्ट्र चले जाते हैं, तो महाराष्ट्र में जाते हैं तो मातृभाषा में ना होकर वहाँ की क्षेत्रीय भाषा मराठी है, तो मराठी में पढ़िए कक्षा 5 तक। ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यानी अब ये जो प्रेशर डालते थे, नहीं अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा, अब अंग्रेजी का कोई अनिवार्यता ही नहीं है। अंग्रेजी केवल एकमात्र विषय के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। अंग्रेजी अब मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाए जाएंगे। जैसे कोई एक विषय पढ़ते उसी तरह अंग्रेजी एक विषय, भाषा का एक विषय है जिसको तुम पढ़ोगे। ठीक है, तो कक्षा 5 तक, कक्षा 5वीं तक आपको या तो आप मातृभाषा में पढ़िए राष्ट्रीय भाषा में, या तो आप क्षेत्रीय भाषा में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है वो भी 3 साल का होता है, जो माध्यमिक स्टेज है। इसमें 11 से 14 साल तक होता है। ठीक है ना, 11 साल जब पूरा हो जाता है तो प्राथमिक स्टेज क्रॉस करके माध्यमिक में आता है, फिर 11 से 14 3 साल तक रहते हैं। इसमें 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा पढ़ी जाती है। 6वीं, 7वीं, देखो न्यू यहाँ पे मजबूत किया गया है। इसमें कला, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान डालकर बच्चों को यहाँ से एग्जाम में इनका प्रारंभ हो गया। और क्षेत्रीय भाषा इसलिए बोला गया राष्ट्रीय भाषा क्षेत्र की, बच्चे को उस भाषा की समझ है, अपनी समझ से वो अपनी पढ़ाई मजबूत करे। ठीक है, जब हम माध्यमिक स्टेज में आते हैं तो यहाँ देखेंगे 6वीं, 7वीं और 8वीं जो कक्षा है, इसमें सबसे पहले कंप्यूटर कोडिंग यानी कंप्यूटर का नॉलेज सिखाया जाएगा। यानी कक्षा 6 से ही कंप्यूटर नॉलेज प्रारंभ हो जाएंगे। 6, 7, 8 तक आप कंप्यूटर के नॉलेज आपके प्रारंभ हो जाएंगे, जरूरी है। उसके अलावा भारतीय भाषा में से एक विषय जो हमारे देश की भाषा है, 22 भाषा है ना, उस भारतीय भाषा में से कोई एक विषय आप पढ़ सकते हैं। आपको एकदम कोई भी एक विषय आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय भाषा। तो जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में, तो हम लोग हिंदी एक भाषा पढ़ना ही पड़ेगा, वो हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वोकेशनल टेक्निकल कोर्स, वोकेशनल टेक्निकल कोर्स, इसके बारे में तो क्या होता है, हमको लगा सब बहुत अच्छी चीज ये है। विशेष रुचि होने पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए क्या होता है वोकेशनल टेक्निकल कोर्स, ये एक तरह से समझो कौशल विकास कोर्स के तहत होता है। जैसे क्या होता है कि इसमें रोजगार परक चीजें भी सिखाई जाएंगी। यानी आपको कंप्यूटर कोडिंग क्यों सिखाया जा रहा है कि कंप्यूटर के नॉलेज आपको हो, आगे चलकर आपको पढ़ाई में या आपको जॉब में कोई दिक्कत ना हो, आप बचपन से, शुरुआत से ही कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होगी। उसी तरह वोकेशनल या टेक्निकल कोर्स में जैसे पेंटर है, मान लीजिए बहुत अच्छा, उसको उसकी इच्छा है कला पेंट करने की, तो वो पेंटिंग एक विषय लेकर तौर पर कौशल विकास कोर्स के तहत पेंटिंग भी कोर्स कर सकता है। जैसे मान लीजिए पेंटिंग कर सकता है, कोई में लड़कियां हैं तो सिलाई कर सकती हैं। इस तरह के कोई भी एक टेक्निकल चीज आप लोग कर सकते हैं। और विशेष रुचि पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और अगर किसी विषय पर विशेष रुचि है तो उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी मौका आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये जो माध्यमिक स्टेज था, यानी ये तीसरा वाला है, ये देखिए इसमें क्या कर रहा है, 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ेंगे, कंप्यूटर की कोडिंग सिखाया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग में जितना कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज सारे कुछ बताए जाएंगे, कंप्यूटर आप लोग पढ़ेंगे। उसमें रोजगार परक शिक्षा दी जाएंगी, यानी आप वोकेशनल टेक्निकल कोर्स भी सीखना प्रारंभ कर देंगे। आप मान लीजिए सॉफ्टवेयर आपको में क्षेत्र में जाना, सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर पढ़ रहा है तो उसमें सॉफ्टवेयर को जानना है, तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप पढ़ने लगे। उसके तहत आप क्या कहता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, कहीं जाकर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रोजगार परक के लिए इसको जोड़ा गया। ठीक है,
इसके बाद जो अगला होता है वो सेकेंडरी स्टेज, जो लास्ट है चौथा है, इसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। देखिए यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम जो होता था वो खत्म कर दिया गया, और यहाँ पर स्ट्रीम सिस्टम बड़ा अच्छा हो गया। पहले हम लोग बोलते थे 9 में जब लड़का पहुंचता था तो किस में जाएगा, साइंस से पढ़ेगा, आर्ट से पढ़ेगा, कॉमर्स से पढ़ेगा, मैथमेटिक्स ले रहे हो कि फिजिक्स से पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री से पढ़ रहे हो, पूछते थे साइंस से पढ़ रहे हो, आर्ट से पढ़ रहे हो, ये सब चीजें सब खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा ही नहीं। अब 9 से लेकर 12 तक एक कोर्स होगा जिसको कहेंगे सेकेंडरी स्टेज, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12 ये भी 4 साल का होगा। तो देखिए 11 से 14, फिर 14 से लेकर 18 तक 4 साल का ये होगा, ठीक है। और सबसे लाजवाब चीज ये समझो कि ये बच्चों का अब जो बच्चे पढ़ेंगे वो समझो कि उनका भाग्य बड़ा अच्छा है। मल्टीपल सब्जेक्ट यानी विषय चुनने की आजादी। अब जैसे क्या होता था, जैसे हम लोग इंटर जब आप लोग जब 9th क्लास करते थे, 9th में आते थे, 10th में आते थे, तो आप लोग को एक सब्जेक्ट अलग अलग बढ़ जाता था। 10th तक तो सब लोग एक ही था, लेकिन उसका फिर बढ़ जाता था। मान लीजिए किसी बच्चे का बायो में बड़ा रुचि है, बायो उसको जीव विज्ञान बहुत अच्छा लगता है, उसको भूगोल भी बहुत अच्छा लगता है, मैथमेटिक्स भी उसको बहुत अच्छा लगता है। तो बायो करने की वजह से वो मैथ नहीं पढ़ सकता है, बायो करने क्योंकि बायो मैथ दोनों अलग हो जाते हैं। और मैथ करने की वजह से वो क्या कहता है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकता है, भूगोल नहीं पढ़ सकता है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, मल्टीपल सब्जेक्ट, विषय चुनने की आजादी। अगर मान लीजिए 5 विषय अगर दे दिया कि 5 विषय आपको पढ़ने हैं, तो 5 विषय आप जो भी इच्छा हो, जो भी आपके करिकुलम, जो भी आपके उसमें हो विषय, उसमें से आप कोई भी विषय चुनकर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आप एकदम उसके लिए आजाद है, ठीक है। स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया। और एक बहुत अच्छी चीज इसमें देखिएगा, यहाँ पर इस स्टेज में राष्ट्रीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में आपको पढ़ाई आपकी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक भारतीय भाषा जरूर पढ़नी पड़ेगी। हम यूपी में है तो हिंदी पढ़ेंगे, और भारतीय भाषा में जो भी भारतीय भाषा में, जैसे मराठी भारतीय भाषा में है तो महाराष्ट्र है तो मराठी भाषा उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जब इस स्टेज में आते हैं, सेकेंडरी स्टेज में, ये 4 साल वाला है, इसमें आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, देखिएगा। और इसमें सबसे बड़ी चीज हिंदी और इंग्लिश में परीक्षा है। इसका जो एग्जाम होगा आपको चूज करना है, ये नहीं कि आप हिंदी में भी एग्जाम दे सकते हैं, आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, अब आपके ऊपर है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको पेपर इसमें देना है, इंग्लिश में देना है कि हिंदी में देना है, ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा। जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट मिलेगा, आपको विषय चुनने की आजादी, उसमें परीक्षा चुनने की भी आजादी है। आप हिंदी में भी पेपर दे सकते हैं या इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हैं। उसके अलावा आपको एक विषय पढ़ने, ये नहीं कि जरूरी है, आप अगर चाहें तो फॉरेन लैंग्वेज का भी एक विषय ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट में सारे सब्जेक्ट आ गए, आप कुछ भी उठा कर पढ़ लिए। साथ में फॉरेन लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जर्मन भाषा हमको पढ़ना है, जर्मन भाषा लेकर पढ़ सकते हैं, कोई भी एक भाषा, ठीक है ना। फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, ये जो परीक्षा होंगी, जैसे 9 में 1 साल, 10 साल, 11 और 12वीं 4 साल लगेगा। लेकिन यहाँ देखिएगा, 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, तो 4 साल में कितने सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर होंगे। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होंगे, हर 6 महीने पे 1 सेमेस्टर होगा, और दोनों सेमेस्टर को जोड़ने के बाद अंक दिया जाएगा। जैसे 9th में कोई लड़का गया तो पहले 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर का परीक्षा हुआ, उसको पास किया, उसका नंबर, और फिर दूसरा जब सेमेस्टर दिया 6 महीने बाद, तो दोनों का नंबर जोड़कर तब 1 साल का एक सर्टिफिकेट बनेगा जो 9वीं में उसको पास किया जाएगा। पहले क्या होता था, 9वीं 10वीं क्या, जैसे मान लीजिए कोई 10वीं में है, साल भर नहीं पढ़ा, लास्ट में 1-2 महीना पढ़ता था, तो क्योंकि साल उसको मध्य एग्जाम से कोई मतलब ही नहीं होता था। अब क्या है, सेमेस्टर वाइज उसको पढ़ना पड़ेगा, हर 6 महीने पे एक पेपर देना पड़ेगा, हर 6 महीने पे एक पेपर उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी स्टेज था, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज और बता दें आपको, रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा। रिपोर्ट कार्ड देखिए कैसे बनेगा आपका, जो भी आप नंबर पाए उसका रिजल्ट, मान लीजिए 100 नंबर है तो 80 नंबर आपको मार्क मिल गया, रिजल्ट में आपको 80 मार्क मिल गया। उसके अलावा टीचर भी आपको नंबर देंगे, जो क्लास के फ्रेंड है वो भी आपको नंबर देंगे, और सिर्फ भी आप अपने को नंबर देंगे। यानी मान लीजिए अगर 100 नंबर का कोई पेपर या 500 नंबर का एग्जाम है, तो उसमें 400 नंबर का तो मार्क हो गया। 100 नंबर का ऐसा भी होगा जिसमें आपको टीचर भी नंबर देंगे, आपके व्यवहार से, आपके फ्रेंड भी आपको नंबर देंगे। इससे बड़ा सिस्टम बड़ा अच्छा हो जाएगा। इससे जो क्लास में जो भावनाएं होंगी जो पढ़ने वाली कि हमको नंबर अच्छा पाना है, तो सबके साथ समन्वय बना कर रहेगा, क्योंकि अगर वो उसको उस नंबर देगा तो वो भी उसको नंबर देगा। तो यहाँ पर समझे कि माहौल को सही करने के लिए फ्रेंड भी आपको नंबर देंगे, मार्किंग होगी, टीचर भी आपको नंबर देंगे, मार्क्स उसका सिर्फ आप स्वयं भी अपने को नंबर देंगे। ये सब चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी, टोटल मार्क को जोड़ा, इसलिए इसको कहा था रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री, ठीक है। तो यह आपका हो गया सेकेंडरी स्टेज। तो ये 4 स्टेज है, बहुत ही लाजवाब। और हमको लगता है कि यह जो पहला ही स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज, ये बड़े भाग्यशाली बच्चे होंगे जो घर पे खेलते थे, अब वो स्कूल में जाकर खेलेंगे, और 3 से 8 साल तक उनको पूरी आजादी, सारे दोस्त वहां मिलेंगे, खूब खेलेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो एग्जाम, कोई टेंशन नहीं, भारी बैग बस्ता से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। सरकारी स्कूलों में कुछ चीजें हैं, जैसे मिड डे मील जो चलता था, प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील चलता, पर में भोजन मिलता था,
अब उस भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन बेटा, बहुत ही बेहतरीन। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। वो जैसे तुम लोग को वो हम बताए थे, नीति नियत सिद्धांत में था, मैंने बताया था अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब ये नहीं, हाँ ये मतलब नहीं कि अंग्रेजी हट गया, ये नहीं है। आप अंग्रेजी पढ़ो, उसमें अनिवार्यता हटी, मतलब ये जरूरी नहीं है। आपकी इच्छा हो तो आप इंग्लिश मीडियम पढ़ो, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अंग्रेजी मात्र एक विषय के तौर पर ही पढ़ाया जाएगा, एक विषय। अब आता है ग्रेजुएशन के बारे में। ग्रेजुएशन ये तो आपका 12 तक हो गया। अब ग्रेजुएशन के बारे में जानिए। ग्रेजुएशन आप लोग करते थे, हम लोग क्या कहते थे, बीकॉम कर रहे हो, कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम कर रहे हो, और क्या कहा जाता है अगर आप साइंस वाले हो, मैथ से फिजिक्स से हो तो आप बीएससी हो, बायो से बीएससी हो गया आपका। आर्ट से हो, इतिहास भूगोल से हो, या आर्ट साइंस से हो तो आप किस में चले जाते हो, बीए में चले जाते हो। तो 3 पार्ट अलग होता है। अब ये सब खत्म हो गया। अब ये बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्स सब समाप्त हो गया। अब कुछ नहीं, अब बस एक ही चीज है, ग्रेजुएशन। और इसका सबसे लाजवाब चीज जो है बेटा, ये हमको लग रहा है कि ये शिक्षा नीति, इतनी अच्छी शिक्षा नीति, हमको लग रहा है कि अगर इस पर अमल करके 10-20 साल अगर भारत चल जाए तो सच में भारत विश्व का गुरु बन जाएगा। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट, बहुत ही लाजवाब। और इसमें मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट मतलब होता है जब इच्छा हो आप आओ, जब इच्छा हो आप छोड़ दो, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने बताया, मैं बीकॉम जब किया, बीकॉम करने के बाद एमकॉम फर्स्ट ईयर में करने वाला था। फर्स्ट ईयर का परीक्षा देने वाला, परीक्षा नहीं छूट गया हमसे, एडमिशन के लिए थोड़ी सी दिक्कतें हो गई, फिर मैं जॉब करने चला गया। तो सबके साथ कोई ना कोई परेशानी आती है, तो वहां के बाद से वो छूट ही गया, फिर दोबारा नहीं हो पाया। अब क्या है, देखो 3 साल का कोर्स होता था ग्रेजुएशन का, अब ये 3 साल का नहीं होगा, अब ये 3 साल का नहीं, अब ये 4 साल का कोर्स होगा। तो तुम उसको 2 चीज कर सकते हो, 3 या 4 साल। अगर कोई पूछेगा बीए ग्रेजुएशन का कोर्स कितने का, तो तुम बोल सकते हो 3 या 4 ईयर, 3 या 4 साल का कोर्स हो गया, ठीक है। ये 3-4 साल का कोर्स क्या है टोटल। अगर पहले साल की तुम्हारे, जैसे तुम लोग कहते हो पहले साल की अगर पढ़ाई तुमने पूरा कर लिया तो तुमको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो सर्टिफिकेट मिलेगा, यानी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा, वो 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर मिलेगा। दूसरे साल की पढ़ाई पूरी होने पर तुमको डिप्लोमा मिलेगा। अगर पूछेगा कोई ग्रेजुएशन क्यों, हाँ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, यानी तुमने 1 साल का ग्रेजुएशन किया है। कोई कहेगा ग्रेजुएशन क्यों, हाँ ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है, यानी तुमने 2 साल की पढ़ाई पूरी की हुई है। 3 साल की पढ़ाई पूरी में तुम्हें बैचलर डिग्री मिलेगा। अगर कोई पूछेगा तुम ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन में क्या की हो, तो तुम बताओ कि मैं बैचलर डिग्री हूँ, यानी तुमने 3 साल की पढ़ाई की हो। और जो 4 साल की पढ़ाई पूरी करते हैं उनको कहेंगे रिसर्च की डिग्री मिलेगी, यानी उनको पूछेगा तुम ग्रेजुएशन किसी को, तो रिसर्च से डिग्री पाए, ठीक। तो ये 4 साल की चीज। तो 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है, छोड़ देना है, तो आप छोड़ देंगे। तो ये नहीं कि आपका खत्म हो गया, छोड़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आप कहीं भी जाएंगे तो कोई पूछेगा ग्रेजुएट हो, हाँ ग्रेजुएट है। अच्छा, तो ग्रेजुएट में कौन सा सर्टिफिकेट हो, तुमने कहा सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ, यानी हमने 1 साल का कोर्स किया है। 2 साल की पढ़ाई अगर आपने पूरा कर लिया तो डिप्लोमा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई पूछेगा कि ग्रेजुएशन जो 3 और 4 साल का है, तो 3 साल में क्या है और 4 साल में क्या है। तो 3 साल की अगर आप पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाएगी, यानी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वहां पर कंपटीशन एग्जाम के लिए, भाई किसी भी एग्जाम में बोलता है ना स्नातक पास हो, तो स्नातक क्लियर करने के लिए आपको 3 साल, जो पहले भी था और अभी 3 साल आप जब कंप्लीट करेंगे तभी आप स्नातक स्तर की कोई भी परीक्षा या कोई भी एग्जाम में बैठ सकते हैं। आपको पूर्ण मान्यता मिल जाएगी कि आप क्या कहता है बैचलर डिग्री आपके पास हो गई है। ये 4 साल की पढ़ाई इसमें 1 साल इसलिए जोड़ दिया गया बेटा, रिसर्च की डिग्री मिलेगी। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन के बाद, यानी ग्रेजुएशन के बाद वो 14 साल की पढ़ाई इसलिए करा, अगर उसको रिसर्च में जाना है, यानी पीएचडी में जाना है, रिसर्च करना है किसी विषय पर, तब वो 14 साल की पढ़ाई पूरी होगी और रिसर्च की डिग्री उसको मिलेगी, ठीक है। कुछ चीजें और बताएं आपको इसमें। कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बहुत ही बेहतरीन चीज बेटा। क्या होता था ना कि जैसे लड़के अधिक नंबर पा जाते थे, कोई कहीं से नकल से या अकल से जैसे भी नंबर पा जाते थे, और उनकी बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता था। लड़के कुछ नंबर कम पाते थे, उनका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता था। तो अब सरकार ने क्या किया, कॉलेज एडमिशन में कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और कट ऑफ एडमिशन नहीं तो कैट दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में, मान लीजिए बीएचयू है, उसमें क्या किया उसने कहा कि 80% जो भी 10% ये 12वीं जो पास किए हैं जिनका 80% नंबर है, वह उन्हीं का हम एडमिशन लेंगे। तो वहां पर होगा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो 80 से तो हो गया, लेकिन जो 80 नहीं पाया है और उसको भी उसी कॉलेज में पढ़ने की इच्छा है, तो वो कैट का एग्जाम दे सकता है, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम। उसको क्लियर कर लेता है तो भी उस कॉलेज में एडमिशन पा सकता है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 3 या 4 वर्ष की भी मैंने बताया आपको। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय ले सकते हैं, जैसे इसमें मैंने बताया, इसमें भी पूरी विषय चुनने की आजादी है। बहुत ही बेहतरीन, मैं क्या बताऊं बेटा, बहुत ही अच्छी चीज।
आप एकदम आराम से जो आपको इच्छा हो, आपको भूगोल में बहुत इच्छा मन करे भूगोल ले लीजिए, आपको भूगोल इच्छा है, आपको कंप्यूटर के तो साथ कंप्यूटर भी ले लीजिए, आपको इसके अलावा कोई विषय मान लीजिए आपका क्या कहता है फिजिक्स है, फिजिक्स भी लेकर आप पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी विषय अलग विषय लेकर पढ़ सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज से कोई विषय लेना है वो भी लेकर पढ़ सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। ये क्या है? एक बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ कर सकते हैं। अब जैसे क्या होता था ना, जैसे हमने कभी देखा कई लड़के क्या करते थे, इंटर भी करते थे और ITI भी करते थे, लेकिन दोनों का सर्टिफिकेट एक जगह मान्य नहीं होता था। अगर वो ITI सर्टिफिकेट लगाते थे तो इंटर कैंसिल हो जाता था, इंटर का सर्टिफिकेट लगाते तो ITI कैंसिल हो जाता था। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जिसमें आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई लड़का कोई कोर्स कर रहा है, कोई सब्जेक्ट से कर रहा है, उसके साथ साथ वो दूसरा भी अगर कोर्स करना चाहता है तो कर सकता है। अब वहां पर क्या होगा, जिस कोर्स को जहां तक किया है उसके बाद उसको ब्रेक करके छोड़ देगा और फिर बाद में जब उसको पूरा करने जाएगा तो जितना किया हुआ है उसके अंक उसके साथ जोड़ दिए जाएंगे। यानी इसमें उसके अंक कितना वो, जैसे सिंपल सी चीज है, जैसे मान लीजिए ITI किसी ने किया, साल भर का है, वो उसने 4 महीना पढ़ा, उसका इंटर का एग्जाम आ गया तो ITI छोड़ दिया। जब वो छोड़ने के बाद से दोबारा वो आया तो 4 महीना उसका हो गया था, तो उसके आगे उसको 6 महीना करना पड़ेगा, वही कंप्लीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, शुरू से नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिएगा, स्कूलों उच्च शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीज, संस्कृत को बढ़ावा दिया जाएगा उच्च शिक्षा संस्थान में, यानी कॉलेजों में, इसमें सब में संस्कृत को उच्च शिक्षा में बढ़ावा दिया जाएगा। कॉलेजों में संगीत कला साहित्य पढ़ाया जाएगा और हर कॉलेजों में संगीत कला साहित्य भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी चीजें हैं, जितनी जानकारियां हुई हैं बेटा उतना हम आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन भी 1 और 2 साल का होगा, 1 या 2 साल, जैसे ये था 3 या 4 साल। अगर जो इसका चौथा साल कर लिया वो 1 साल करेगा तभी 5 साल, अगर इसका 3 साल किया तो 2 साल करेगा तभी 5 साल। अब देखिए क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन 1 या 2 ईयर। अब वहां पर क्या है, पहले होता था MA MSc MCOM, ये सब समाप्त हो गया, जैसे BA BSc BCom समाप्त हो गया। अब क्या है, अगर कोई 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लेता है, मास्टर डिग्री लेता है, उसका डायरेक्ट वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो 2 साल का करेगा। लेकिन जो रिसर्च की डिग्री मिला है, जिसको 4 साल किया हुआ है, वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री करेगा तो उसको 1 साल करना पड़ेगा। और उसके बाद PhD कितने ईयर पे हो गए, 4 साल लगेंगे, PhD क्लियर करने में 4 साल लगेंगे, MPhil समाप्त हो गया। ठीक, तो यह आपका लगभग जो जानकारियां थे मैंने आप लोग को दिया बेटे। ठीक है, आइए इधर आते हैं, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इसके तहत आइए हम थोड़ा सा B.Ed के बारे में थोड़ा बता दें आप लोग को, देख लीजिएगा B.Ed कोर्स में। ठीक है, पहले क्या होता था, हाँ, BTC और DLED समाप्त हो गया है, यानी BTC अब समाप्त हो गया। ठीक है, अब BTC से कोई मतलब नहीं है, अब केवल B.Ed वाले ही टीचर बन सकते हैं। इसलिए कई लोग उत्साहित हैं कि B.Ed बहुत, ऐसा नहीं है। अब समझिए क्या है, ठीक है ना, इसलिए कि जो ये क्लास होते थे, यानी 12 के नीचे वाले, यानी PRT प्राइमरी जो टीचर होते थे, उनके लिए BTC बना था। अब B.Ed वाले भी प्राइमरी टीचर हो सकते हैं। कैसे, तो देखिए, B.Ed कोर्स 3 तरह से होगा, 12वीं पास पर भी होगा, ग्रेजुएशन पे भी होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी होगा। तीनों तरह से आप B.Ed कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो हम बताते हैं। अगर 12वीं पास करने के बाद कोई B.Ed करना चाहता है तो 4 साल का B.Ed करेगा, ग्रेजुएशन के बाद वो B.Ed करना चाहता है तो 2 साल का B.Ed करना पड़ेगा, और PG पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो तो उसको 1 साल का B.Ed करना पड़ेगा। लेकिन तीनों एग्जाम अगर आपको करने के लिए सबसे पहले PET एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको देना पड़ेगा, और ये देने के बाद ही आप 12वीं मान लीजिए पास हो गए, उसके बाद से PET एग्जाम को पास करेंगे, तब कोई विश्वविद्यालय आपको अपने यहाँ 4 साल के लिए B.Ed का कोर्स करवाएगा। ठीक है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपको B.Ed करना चाहते हैं तो PET एग्जाम आपको देना पड़ेगा कि हाँ आप एग्जाम के लिए अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, उसी तरह कीजिए। अब आगे देखिएगा, जब 12वीं क्लास का लड़का जो 4 साल जब PET एग्जाम क्वालिफाई करके विश्वविद्यालय में गया और 4 साल का B.Ed का कोर्स कर लिया, तब उसके बाद जब वो 4 साल B.Ed का कोर्स कर लिया तो उसके बाद से उसे TET या CTET का एग्जाम देना पड़ेगा। जो राज्य स्तर पर जो केंद्र वगैरह होता है, TET या CTET का एग्जाम देना पड़ेगा। ये एग्जाम देने के बाद हर राज्य सुपर टेट कराती है अपने यहाँ, वो सुपर टेट का एग्जाम को देना पड़ेगा। उसका तब इंटरव्यू आ गया, पहले ये नहीं था, अब उसको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन से है तो 2 साल का, वो ग्रेजुएशन करने के बाद किसी विद्यालय से 2 साल का B.Ed करेगा, B.Ed करने के बाद TET और CTET वो भी देगा, सुपर टेट वो भी देगा, इंटरव्यू वो भी देगा, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसका डेमो भी होगा, और डेमो करने के बाद उसको नियुक्ति होगी। PG जो है वो 1 साल का B.Ed करेगा, उसका TET या CTET क्लियर करेगा, उसका वो सुपर टेट का एग्जाम देगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर उसका डेमो होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो B.Ed है
इससे अगर वो 12वीं पास 4 ईयर्स का अगर बीएड करते हैं तो आप पीआरटी केवल प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी आप रहेगी। लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल का अगर बीएड करते हैं तो प्राइमरी और माध्यमिक दोनों में आप आ सकते हैं। लेकिन अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो यानी आप माध्यमिक और इंटर तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ चीज और बता दें आपको, पीआरटी जो ये क्या करता है, आप इसमें जब जाएंगे आप इसमें आपको नियुक्ति होगी तो इसमें टाइट के नंबर प्लस सुपर टाइट के नंबर प्लस एकेडमिक के नंबर को जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ये चीज थी। कुछ चीजें और थी, स्कूल कॉलेज फीस, जो इस शिक्षा नीति से बहुत अच्छी चीज निकल के आई वह थी स्कूल कॉलेज फीस। देखो क्या होता था, प्राइवेट स्कूल का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, किसी स्कूल में कितनी फीस है, कोई कितना डोनेशन लग रहा है, कितना क्या लग रहा है, इसको कोई सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। अब देखो ये सबसे अच्छी चीज जो हुई है स्कूल कॉलेज फीस को लेकर हुई है। फीस को लेकर नए नियम निर्धारित होंगे, सरकार द्वारा निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ली जाएगी। सरकार एक मानक बनाएगी कि इतनी ही फीस, ये इतनी फीस इस स्कूल के लिए, इतनी फीस, अगर ये सुविधा है तो इसकी इतनी फीस होनी चाहिए, इस तरह के स्कूल है तो उसमें इतनी फीस है। सरकार जो निश्चित कर देगी उसी के आधार पर आप फीस ले सकते, उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। एक निश्चित फीस होगी। नई शिक्षा नीति में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने राय दी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये नई शिक्षा नीति बनी थी, इसका मसौदा जो तैयार हुआ था ये बहुत ही बड़ा, 2 लाख लोगों ग्रामीण क्षेत्रों से भी, पंचायत स्तर पर 2 लाख लोगों से ज्यादा राय ली गई थी, तब जाकर ये शिक्षा नीति पर काम हुआ। इंटरनेशनल, बहुत ही लाजवाब चीज, इंटरनेशनल रैंकिंग के टॉप 100 संस्थानों के कैंपस भारत में खोलने की अनुमति जाएगी। इंटरनेशनल लेवल के टॉप 100 यूनिवर्सिटी, जैसे कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, ये तुम लोग जानते हो, इस तरह के टॉप जितने भी 100 यूनिवर्सिटी हैं उनको बोला जाए कि आप यहाँ के अपना ब्रांच खोले, अपना शाखा यहाँ पर खोले। यहाँ खोलने से क्या होगा, हमारे यहाँ की जो शिक्षा, हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय है उनको कंपटीशन करने का मौका मिलेगा और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लिबरल एजुकेशन में देश की 64 कलाओं का बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, जिसके तहत आपका ये पता है वोकेशनल टेक्निकल कोर्स होता है, जिसके तहत आप पेंटर में रुचि है तो आप पेंटर में जा सकते हैं। आप कई क्षेत्रों में, बढ़ई है मान लीजिए उसमें है तो उसमें आप जा सकते हैं, सिलाई में जाना है सिलाई में जा सकते हैं, यानी टेक्निकल बढ़ावा मिलेगा। 2030 तक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2030 तक 100% बच्चों को स्कूल पहुंचाने का लक्ष्य, और इसका लक्ष्य क्या रखा गया है कि 2030 तक पूर्ण 100% सभी बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया जाए। ठीक है, ये था नई शिक्षा नीति। समझ में आया? इसको ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। 2, 4, 5 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की कब मंजूरी दी? 29 जुलाई 2020 को। ये नई शिक्षा नीति किसके द्वारा तैयार है? डॉक्टर के कस्तूरी रंजन कमेटी। अच्छा, कस्तूरी रंजन कौन थे? इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। जब ये लागू हुआ तो उसमें मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक थे। जीडी पर कितना % शिक्षा पर खर्च होगा? 6% खर्च होगा। इंपॉर्टेंट, मेडिकल, आर्किटेक्चर और विधि को छोड़कर इस शिक्षा नीति में सारा बदलाव हुआ है। बस इस 3 क्षेत्र में बदलाव नहीं हुआ। कितने साल बाद शिक्षा में बदलाव हुआ? 34 साल बाद हुआ। लागू कब से होगी? 2021-22 के 17 से लागू होगी। ठीक है, यहाँ मिड डे मील में भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाएगा। भारी स्कूल बैग से छुटकारा मिलेगा। अंग्रेजी की पढ़ाई अनिवार्यता खत्म, मतलब अनिवार्यता नहीं रहेगी, और अंग्रेजी मात्र एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। जैसे हम लोग कक्षा 5 के बाद से जब आगे बढ़ने लगते हैं इंग्लिश मीडियम, तो एक विषय के रूप में अंग्रेजी को डाल दिया जाता है। नहीं, अंग्रेजी आपको पढ़ना है, हिंदी आपको पढ़ना है, तो एक विषय के तौर पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों में एक विषय के तौर पर हिंदी को पढ़ाया जाता है। उसी तरह अंग्रेजी को भी विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर वाइज इसके एग्जाम होंगे। यही सब है बेटा। ठीक है, खुश रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करो। फिर 2-4 दिन में वीडियो देते हैं, और घबराओ मत। अब सब कुछ हो रहा है। अब तो कोरोना के कुछ क्या करता है, दवा भी हो सकता है सितंबर से तुम्हारे आने स्टार्ट हो जाए, और सितंबर से सब अच्छा हो जाएगा। खुश रहो।